नमस्कार। हमारा राजनीतिक विज्ञान में संविधान का जो टॉपिक था वो चल रहा था। पिछली बार हमने संविधान सभा पढ़ी थी। उसमें एक कमेंट आया था नीचे पूजा जी का, जिन्होंने पूछा था कि मैंने बताया था एम.एन. रॉय ने 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग की थी अनौपचारिक रूप से। उन्होंने बताया कि 1895 और 1922 उन्होंने दो डेट्स दी हैं कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने और 1922 उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने। तो मैं यह क्लियर कर दूं कि इन दोनों ने इस संविधान सभा का प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी नाम नहीं लिया है। 1895 में जो बाल गंगाधर तिलक हैं, तिलक ने स्वराज जो विधेयक है उसके अंदर संविधान निर्माण की बात की है। स्वराज विधेयक के अंदर उन्होंने संविधान निर्माण की बात की है, संविधान सभा का कहीं भी नाम नहीं लिया है। संविधान निर्माण की बात की है। इसके बाद 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा की मांग नहीं की है। उन्होंने एक कथन कहा था, ध्यान दीजिए, 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया था और वह 1921 में लागू हुआ। उसका विरोध करते हुए गांधी जी ने कहा था कि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो गांधी जी ने यह कहा, यह संविधान सभा की मांग जरूर है, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष रूप से देखें, सीधे तौर के ऊपर संविधान सभा का कहीं भी नाम नहीं लिया गया है। 1944 में एम.एन. रॉय की एक पुस्तक थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। उसमें उन्होंने सीधे तौर के ऊपर कहा है कि भारत का जो आजाद भारत का संविधान चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। तो यह बात उन्होंने 1934 में कही और इसी को जो संविधान सभा की प्रत्यक्ष रूप से मांग है, पहली बार इसी को माना जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से हम जो गांधी जी ने कथन कहा उसे भी मान सकते हैं, और जो आपने 1895 बताया उसमें तिलक ने स्वराज विधेयक के अंतर्गत सिर्फ संविधान निर्माण की बात की है, संविधान सभा का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। तिलक ने इसके अलावा 1916 में भी घरेलू शासन की मांग की है, लेकिन वह भी क्या है, संविधान सभा के गठन की कहीं भी मांग नहीं है। संविधान सभा के गठन की अगर प्रत्यक्ष रूप से नाम आए तो एम.एन. रॉय होगा उत्तर उसका। अगर प्रश्न में प्रत्यक्ष रूप से आए या सीधा प्रश्न आए कि संविधान सभा की प्रथम मांग किसने की, तो एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय होगा। और अगर यह आए कि गांधी जी ने संविधान सभा के बारे में क्या कहा, तो आपके सामने लिखा हुआ है। या ऐसे है कि अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की प्रथम बार मांग करने वाला कौन था, तो महात्मा गांधी आएगा। अगर क्लियर हो गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका पक्का सॉल्यूशन करूंगा। और ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनमें भी 1934 प्रत्यक्ष रूप से इसी को माना गया है। तो आइए आज हम जो संविधान निर्माण है उसकी चर्चा करेंगे। तो संविधान निर्माण, पिछली बार हमने संविधान सभा का पूरा गठन देख लिया था। उसमें एक चीज मैंने छोड़ दी थी, अजमेर मेरवाड़ा जो चीफ कमिश्नरी थी वो राजस्थान में थी, तो उससे राजस्थान का एकमात्र सदस्य चुना गया था संविधान सभा में, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। यह मैंने आपको लिखाना भूल गया था, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो आप यह लिख लीजिएगा कि राजस्थान के एकमात्र सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, और कहां से थे, अजमेर मेरवाड़ा जो चीफ कमिश्नर थी वहां से चुने गए थे। तो आइए संविधान निर्माण की बात कर लेते हैं। तो जो संविधान सभा थी चुन ली गई थी, 389 सदस्य पहले जो
1946 में थे, फिर आजादी के बाद वह संख्या 299 पे आ गई। ये सारी बातें हमने कर ली थी। उस चुनी हुई विधानसभा का जो प्रथम बैठक है, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में 211 सदस्य उपस्थित थे। 211 सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था। ध्यान दीजिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। तो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और उपाध्यक्ष चुना गया H.C. मुखर्जी को। और जो संवैधानिक सलाहकार है वह B.N. राव को चुना गया। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को चुना गया। तो ध्यान दीजिए, एक बार फिर देख लीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। इसका संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को जो स्थायी अध्यक्ष है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। संविधान सभा के द्वारा उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को चुना गया और संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को चुना गया। इसके बाद डेट आती है 13 दिसंबर। 11 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर डेट आती है। 13 दिसंबर 1946। इस दिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा। किस दिन? 13 दिसंबर 1946 को। अब उद्देश्य प्रस्ताव होता क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव में यह बात कही गई कि जो भारत है वह पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा और उसकी जो संविधान सभा है वह संविधान का निर्माण करेगी। इसी प्रकार से अनेक बातें कही गई कि संविधान सभा कौन कौन से कार्य करेगी। यही क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। तो उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को। लाने वाले कौन थे? नेहरू जी थे। 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। तो ध्यान दीजिए, सब जो उद्देश्य प्रस्ताव है वह नेहरू जी के द्वारा लाया गया। किस दिन लाया गया? 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया। अब हमने उद्देश्य प्रस्ताव की भी चर्चा कर ली। अब आगे जो संविधान सभा थी उसकी 23 समितियां थी। कुल 23 समितियों का गठन किया गया था। इन 23 में से 8 मुख्य समितियां थी और 15 उप समितियां थी। अब ये जो 8 मुख्य समितियां थी यह कौन कौन सी थी, इन सब की चर्चा कर लेते हैं। इधर समिति का नाम लिखेंगे और इधर उसका अध्यक्ष। तो संविधान में
जो संविधान सभा थी उसमें कुल 23 समितियां बनाई गई, 8 मुख्य समितियां बनाई गई और 15 उप समितियां। जो 8 मुख्य समितियां थी ये उप समितियां उन्हीं का भाग थी। अब एक एक करके सभी समितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे पंडित नेहरू ही थे। इसके बाद तीसरी समिति थी राज्यों के साथ समझौता समिति। इसके भी पंडित नेहरू ही अध्यक्ष थे। चौथी समिति आती है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। तो 4 समितियां हो गई है, 4 बाकी और लिख लेते हैं ऊपर। 5वीं समिति थी अल्पसंख्यक व मूलाधिकार समिति। यह भी सरदार पटेल ही थे इसके भी अध्यक्ष। और इसके बाद प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के आप सभी को पता होगा भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद संचालन समिति। संचालन समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 8वीं थी नियम प्रक्रिया समिति। इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान दीजिए जो मुख्य 8 समितियां थी उनके नाम और उनके अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। तो पहली थी संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। संघ शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। और राज्यों के साथ समझौता समिति, इसके भी पंडित नेहरू थे। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। और अल्पसंख्यक व मूलाधिकार समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल ही थे। फिर है प्रारूप समिति, भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति और नियम व प्रक्रिया समिति, इन 2 समितियों के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो आसानी से याद हो जाएगा। 3 के तो थे नेहरू और 2 के थे पटेल, 2 के थे राजेंद्र प्रसाद। और जो प्रारूप समिति है उसका लगभग सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये 8 समितियां हो गई हैं। इन्हीं 8 के ऊपर अन्य जो समितियां थी इन्हीं 8 का भाग थी जो 15 उप समितियां बनाई गई थी। अब इसके बाद देखिए जो संविधान का प्रथम प्रारूप है, प्रथम प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया था? D.N. राव के द्वारा बनाया गया था। D.N. राव के द्वारा प्रथम प्रारूप, या इसे हम मसौदा भी बोल सकते हैं। प्रथम प्रारूप या मसौदा किसके द्वारा बनाया गया? D.N. राव के द्वारा। इस जो प्रारूप है D.N. राव के द्वारा बनाया गया, इसके ऊपर जो चुनी हुई प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति ने गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन के बाद इस प्रारूप को अपना लिया गया। अब हम जो प्रारूप समिति है संविधान में वह अपना मुख्य स्थान रखती है, उसी के अनुसार पूरा संविधान निर्मित किया गया। तो जो प्रारूप समिति है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले प्रारूप समिति के बारे में जान लेते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? पहली बात तो 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें कुल 7 सदस्य थे। समिति में कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? अभी अभी हमने पढ़ा था, अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। और अंबेडकर के अलावा इसमें 6 सदस्य और थे। गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर,
कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके बाद पहले हम प्रारूप समिति की चर्चा कर लेते हैं। प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया। इसके बाद इसमें कुल 7 सदस्यों को शामिल किया गया। अध्यक्ष चुना गया भीमराव अंबेडकर को, और जो अन्य सदस्य थे उनमें गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। डी.एल. मित्र ने इस्तीफा दे दिया था, तो इनकी जगह एन माधवराव को चुना गया, और डी.पी. खेतान है, इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को चुना गया। टी.टी. कृष्णामाचारी। तो जो शुरू में संविधान सभा प्रारूप समिति चुनी गई थी, उसमें भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान थे। लेकिन बाद में इन 2 सदस्यों में से एक की मृत्यु हो गई और एक ने इस्तीफा दे दिया, तो नए सदस्य एन माधवराव और टी.टी. कृष्णामाचारी को चुन लिया गया। तो यह हमारी प्रारूप समिति हो गई। बी.एन. राव के द्वारा तैयार प्रारूप को प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 में भारत के राजपत्र में छपवाया, या इसको छपवा कर क्या किया, लोगों के सामने पेश किया। भारत का राजपत्र, पहले तो ये देख लो भारत का राजपत्र क्या है। कोई भी संवैधानिक या जो कानूनी प्रावधान होते हैं उन्हें भारत के राजपत्र में छपवा कर जनता के सामने पेश किया जाता है। तो यह सरकारी पत्र है भारत सरकार का। तो भारत के राजपत्र में छपवाया और सभी से क्या मांगे, सुझाव मांगे। सुझाव आमंत्रित किए गए जनता के। उसके बाद जब सारे सुझाव आ गए, मिल गए, तो अक्टूबर 1948 में प्रारूप समिति ने सारे सुझावों के अनुसार इसमें बदलाव करते हुए अक्टूबर 1948 में इसे सदन के सामने रखा और इसके ऊपर जो इसका वाचन है वह शुरू किया। तो एक बार फिर देख लीजिए, टी.एन. राव के द्वारा तैयार प्रारूप को 21 फरवरी 1948 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाया गया और जनता के सुझाव आमंत्रित किए गए। प्राप्त सुझावों के अनुसार इसमें बदलाव करते हुए अक्टूबर 1948 में इसे जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा के समक्ष रखा गया, पेश किया गया। और संविधान सभा के सामने रखने के बाद इसके ऊपर 3 वाचन हुए। वह 3 वाचन कब कब हुए यह देख लेते हैं। तो जो संविधान का प्रारूप था उसके ऊपर 3 वाचन हुए। 3 वाचन कब कब हुए देख लीजिए। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। इसके बाद 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। उसके बाद द्वितीय वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और अंतिम वाचन कब हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। और इस दिन जो संविधान पूर्ण हो गया था उसके 16 अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित, और जो संक्रमणकालीन अस्थायी उपबंध थे उनसे संबंधित, और निर्वाचन से संबंधित कुछ प्रावधान जो 16 अनुच्छेद थे, यह 16 अनुच्छेद उसी दिन 26 नवंबर
49 के ही दिन लागू कर दिए गए। अब यह 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे, तो ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। तो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80 और 388, 91, 92, 93 और 394 यह उपबंध इसी दिन लागू कर दिए गए। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। और यह जो अनुच्छेद थे यह नागरिकता से संबंधित थे, निर्वाचन से संबंधित थे और जो संक्रमणकालीन उपबंध थे उनसे संबंधित थे। इसके बाद हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि आने वाले 26 जनवरी से हम जो पूर्ण स्वाधीनता दिवस है वह प्रत्येक वर्ष मनाएंगे और संपूर्ण देश में मनाएंगे। तो जो हमारा प्रथम स्वाधीनता दिवस था वह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। और जो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? 1929 में पारित हुआ था। लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 दिसंबर 1929 में। उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि आने वाले 26 जनवरी से प्रति वर्ष क्या मनाएंगे? हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1923 को। तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए जो हमारा संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया 2 महीने की देरी से। और इस दिन हमारा जो संविधान था वह पूरी तरह से लागू हो गया। अब इससे 2 दिन पहले संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इस अंतिम बैठक में 284 सदस्य उपस्थित थे। इन 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। 3 प्रतियों के हस्ताक्षर किए थे। यह 3 प्रतियां थी, 2 अंग्रेजी भाषा में थी और 1 हिंदी भाषा में। तो ध्यान दीजिए, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया और 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। यह 3 प्रतियां थी, 2 अंग्रेजी भाषा में और 1 हिंदी भाषा में। यह ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को यह लागू क्यों किया गया? यह बता दिया कि 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था उसकी याद में। इसके बाद जो संविधान सभा थी उसने क्या क्या कार्य किए तो वो देख लेते हैं। 22 जुलाई संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किए? 22 जुलाई 1949 को तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1949 को तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की। अब यह राष्ट्रमंडल क्या है इसके बारे में देख लीजिए। राष्ट्रमंडल में 53 देश शामिल है वर्तमान में। और राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हों। राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का समूह है
जो कभी ना कभी ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसके अधीन रहे हो या ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम रहे हो, उसके सदस्य हैं। और कुल 53 देश इसके सदस्य हैं। और कौन से देशों का समूह है? जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कभी भी रहे हो उन देशों का यह समूह है। वर्तमान में 53 देश इसके सदस्य हैं। तो 2 कार्य हमने देख लिए हैं। 22 जुलाई 1949 को तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में और मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की। इसके बाद कुछ अन्य कार्य किए गए। जो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। इसमें राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान इनको मान्यता दी गई। और राष्ट्रपति किसे चुना? राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना। यह कार्य कब किए? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को चुना और राष्ट्रगान को शामिल किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति किसे चुना? राजेंद्र प्रसाद को भी 24 जनवरी 1950 को ही चुना। तो यह कुछ कार्य थे। सबसे पहले तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1949 को मान्यता दी। उसके बाद राष्ट्रमंडल की सदस्यता मई 1949 में, और राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रपति किस दिन चुना? 24 जनवरी 1950 को अपनी अंतिम बैठक में। अब जो संविधान सभा थी वह संविधान सभा के साथ ही अंतरिम संसद का कार्य भी कर रहे थे। जो हमारी चुनी हुई संविधान सभा थी वह जब संविधान निर्माण का कार्य करती तो संविधान सभा तथा कानून निर्माण का कार्य करती देश के लिए, तो क्या अंतरिम संसद कहलाती। अंतरिम संसद के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। तो जो अंतरिम संसद थी, जो हमारी संविधान सभा थी, वह अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। और इस अंतरिम संसद के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। आप ध्यान दीजिए, जैसे यह संविधान सभा है, यह अध्यक्ष की कुर्सी है और यह सदस्य है। जब यह संविधान सभा के रूप में कार्य करती तो इस सीट पे कौन बैठता? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। और जब यह अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती तो इस सीट के ऊपर कौन आ जाते? जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ध्यान दीजिए, 2 रूपों में कार्य कर रही थी कौन? हमारी संविधान सभा। एक संविधान सभा के रूप में जो संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी, दूसरी अंतरिम संसद के रूप में जो कानून निर्माण का कार्य कर रही थी, देश के लिए शासन संचालन का कार्य कर रही थी। जब संविधान सभा के रूप में कार्यवाही होती तो राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होते, और जब यह अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती तो गणेश वासुदेव मावलंकर इसके अध्यक्षता करते। इसके बाद आगे देखिए, प्रथम बैठक कब हुई अंतरिम संसद की? तो 17 नवंबर 1947। 17 नवंबर 1947 की इसकी प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक हुई अंतिम संसद की 17 नवंबर 1947 और अंतिम बैठक हुई 17 अप्रैल 1952 को। तो प्रथम बैठक व अंतिम बैठक आपने देख ली। 17 अप्रैल 1952 को हुई। 1952 में आम चुनाव हो गए थे, तो इसके बाद जो चुनी हुई सरकार थी उसने कार्यभार संभाल लिया। अंतिम बैठक हो गई 17 अप्रैल 1952 को। तो इस प्रकार से जो अंतरिम संसद थी उसके अध्यक्षता कौन करते थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम बैठक हुई 17 नवंबर 1947 और अंतिम बैठक 17 अप्रैल 1952 को। अब जो हमारा संविधान था, उस संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी।
जो जब संविधान बना था उस समय कितनी थी? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान दीजिए, जब संविधान बना था 1950 में लागू हुआ था, उस दिन 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 22 भाग हैं, 395 ही अनुच्छेद हैं, इसके बात करेंगे, और 12 अनुसूचियां हैं। तो कितनी अनुसूचियां बढ़ गई? 4 अनुसूचियां और जुड़ गई। अब हम अनुच्छेद अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिलेंगे आपको, कहीं 426 देखने को मिलेंगे, कहीं 448 देखने को मिलेंगे, लेकिन संख्या के आधार पर 395 अनुच्छेद वर्तमान में है। कहीं भी अनुच्छेद नंबर 396 आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। संविधान में अनुच्छेद 395 ही हैं। गणना के आधार पर जरूर 448 हो जाते हैं। गणना के आधार पर मैं कैसे बोल रहा हूं, जैसे 4 नंबर का अनुच्छेद है, उसमें 4A भी है, 35 नंबर का अनुच्छेद है, उसमें 35A भी है। तो इनको अगर गणना करें तो 4A 35A ये गणना में कैसे हो जाएंगे? एक अनुच्छेद मान लो ये है 35 नंबर, ठीक है, और इसमें 35A हो जाए तो 1 और 2 गणना में ऐसे आ जाएंगे, लेकिन संख्या के आधार पे 35, ये भी 35 है और ये भी 35 है। तो कहीं भी संविधान में 396 नंबर का अनुच्छेद हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आ जाए वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो 395 होगा। अगर प्रश्न आ जाए गणना के आधार पे कितने हैं तो 448। बहुत से अनुच्छेद हैं, जैसे 21 क है, 4 क है, आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग, लेकिन वर्तमान में 395 अनुच्छेद ही हैं। गणना के आधार पे 448 जरूर हो जाते हैं, लेकिन संख्या के आधार पे 395 अनुच्छेद ही हैं। तो आज हमने जो संविधान निर्माण है उसमें सारी बातें कर ली हैं। अगली क्लास में हम जो संविधान का परिचय है उसमें 22 भागों की चर्चा करेंगे, उनके साथ ही अनुच्छेद पढ़ लेंगे, कौन से अनुच्छेद में क्या है, कौन से भाग में कौन सा विषय है, और अनुसूचियों के बारे में उनको एक जगह लिख लेंगे। उसके बाद संविधान की विशेषताएं और संविधान के स्रोत, इसी प्रकार से आगे आगे चलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।